एवरीवन, आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको जो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जितने प्रोग्राम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या डिस्क्लेमर दिया है, उन सब बातों के बारे में डिस्कस करूँगी। वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है, तो अगर आपको सारे कन्फ्यूज़न्स को दूर करके ध्यान से चीज़ों को समझना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसा कि आपको यहाँ पे मेन स्क्रीन पे ये चीज़ दिख रही है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है पैटर्न CUET का, ये सबको पता है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 तीन है। सेक्शन 1 जिसको लैंग्वेज बोलते हैं, सेक्शन 2 जिसको डोमेन स्पेसिफिक, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अपने इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में ये चीज़ दी है। ये सब चीज़ें सबको पता होंगी कि ऐसे ऐसे होने वाला है, और ये एक CUET की मेन वेबसाइट है जहाँ से फॉर्म को फिल करना है। जिन बच्चों को इन बातों का नहीं पता, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, तो मेरे चैनल स्टडी विद पूजा मित्तल पे मेरी इससे पहले वाली वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ अपनी डायरेक्ट मेन बात पे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये दिए हैं कि जिन बच्चों को डिस्टेंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएट करनी रहती है या फिर NCEE कैटेगरी को यहाँ से करनी रहती है, तो उनके लिए CUET लागू नहीं है। उनके तो 12th के मार्क्स ही देखे जाएंगे। जैसे काफ़ी बच्चे मैनेजमेंट के क्या होते हैं, CA CS करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से एडमिशन ले लेते हैं, तो वो बच्चे डिस्टेंस से अभी भी ले सकते हैं, उनके लिए CUET यहाँ पे नहीं है, राइट। और अब जो बच्चे रेगुलर अपनी स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो उनके पास अपनी जो 12th क्लास में जो सब्जेक्ट था वही सब्जेक्ट इनको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET ओनली इन दो सब्जेक्ट इन विच ही पास्ड हिज क्लास 12th। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा है, फॉर एग्जांपल बायो की बात करें, बायोलॉजी काफ़ी बच्चों के स्कूल में ऑलरेडी स्पेसिफिक होती है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो अगर उनके पास ऐसा सब्जेक्ट है और उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो लिस्ट दी हुई है सब्जेक्ट की DU ने वो मैच नहीं कर रही, तो उसके जैसा सिमिलर दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो वो वहाँ से वो लोग उठा सकते हैं। ये मेन बेसिक पॉइंट्स 2 से 3 मिनट में कवर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पहले से हाईलाइट करके रख लिए। अब यहाँ पे बताया है कि जो मेरिट बनेगी, जिसमें आपके जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसमें एडमिशन अगर आपको चाहिए, तो पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि क्या उस पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड है और आपने उसी डिमांड के हिसाब से पेपर दिया है। तो अगर यस आपने दिया है तो आपका फिर सिलेक्शन वहाँ पे, अगर आप उसके एलिजिबल हो तो हो जाएगा। ये एलिजिबिलिटी क्या है इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी, पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओनली द स्कोर ऑफ CUET उसको ही कंसिडर किया जाएगा, और बच्चों को बोला गया है कि पहले आप अच्छे से इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को पढ़ना, फिर आप फॉर्म को फिल करना। जल्दबाजी में फॉर्म को फिल मत करना। DUET खुद ये बात बोल रही है, क्योंकि अभी 6 अप्रैल को फॉर्म निकले थे, 6 मई तक हैं। मैं खुद मेरी साइड से सजेस्ट करूँगी आप 20 अप्रैल तक तो एटलीस्ट वेट करना। कुछ बच्चे क्या होते हैं 5 मई को ही फॉर्म फिल करने जाएंगे, वो वाली गलती मत करना, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है। अब कुछ बच्चों की ये है कि क्या मिनिमम कोई एज बार है। काफ़ी बच्चे क्या होते हैं 12th क्लास में 15 साल की उम्र में 12th कर लेते हैं, काफ़ी क्या होते हैं 20 साल की उम्र में भी करते हैं, तो कोई मिनिमम एज बार नहीं है एज सच। बट अगर कुछ जैसे MCI और ये अलग अलग कुछ काउंसिल है, अगर उनके स्पेसिफिक किसी बच्चे को कहीं एडमिशन लेना है तो इस वाली लाइन को आप देख लेना। बाकी एज सच कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे ऐसे है कि कुछ बच्चे ड्रॉप कर देते हैं, कोई जैसे नीट की तैयारी करता है, कोई किसी दूसरी फील्ड की तैयारी करता है, तो सोचता है कि क्या मेरे ड्रॉप लेने से मैं यहाँ पे एडमिशन ले पाऊँगा या नहीं। तो ड्रॉप का भी कोई गैप ईयर का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस CUET को एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिए थे। उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी डिस्क्लेमर ये देना चाहती है कि जैसे कि सबको पता है CUET के काफ़ी सारे नए नए नोटिस आते जा रहे हैं, तो इन्होंने पहले लिख दिया अगर कोई फिर से नया नोटिस आ गया CUET का फॉर द UG के लिए, तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ, अगर चेंज आया तो हम लोग हमारी साइड से ये जो हमने प्रोस्पेक्टस दिया है, बुलेटिन दिया है, तो इसमें हम कुछ भी कट कर सकते हैं या नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अभी इन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पे दी हैं वो CUET के नोटिस के हिसाब से ही दी है। ठीक है, बाकी बच्चों को ये बोला है कि आप लोग
रेगुलर इस वेबसाइट पे विजिट करते रहना www.admission.uod.ac.in, सो दैट अगर कोई नया चेंज आ जाए तो आपको यहाँ से अपना नोटिस मिल जाएगा। ओके, सो नो कंपाइलेंस विद एनी ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इंक्लूड नॉन सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर आप टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट या फिर टाइम पे अपनी फ़ी सबमिट नहीं कर पाए तो फिर आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप सबको चाहिए CUET का फॉर्म सक्सेसफुल फिल करने के लिए। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी मेरे चैनल पे देख लेना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैंने एडवाइस दी थी कि जैसे मान लो आपके आधार कार्ड पे मान लो मेरा नाम PUJA है और मेरी 10th की डॉक्यूमेंट के ऊपर PWJA है, तो ये जो सिस्टम होता है ना, ये आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि जो स्पेलिंग है आपकी ID पे, जो स्पेलिंग है आपके डॉक्यूमेंट्स पे, आपकी आपके पेरेंट्स की वो सेम होनी चाहिए। जैसे मेरे पापा का नाम कृष्ण है, KRISHAN, ये स्पेलिंग अगर मेरे आधार कार्ड में है तो KRISAN, अगर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स में है 10th के में, तो यहाँ से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो फॉर्म है आपके सब सही है क्या, स्पेलिंग्स बिल्कुल एग्जैक्ट है क्या, चेक कर लो सो दैट आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। कुछ बच्चे सोचे कि चलो हम तो कर लेंगे जुगाड़ ये वो, बट यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा धोखे से एडमिशन ले भी लेता है तो जब लास्ट में 3 साल के बाद जो डिग्री मिलती है वो डिग्री उसकी कैंसिल कर दी जाएगी और उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो आपके ऊपर फिर केस फाइल कर दिया जाएगा। तो देख लेना अच्छे से, डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी ध्यान से समझ के फिर ही फॉर्म को अप्लाई करना, और अच्छे से आपको पूरा स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का समझना है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो लेटेस्ट अपडेट है आपको रेगुलर इसी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.admission.uod.ac.in पे। ओके, फिर यहाँ पे अब मैं इस सेलेक्टेड वीडियो में बीकॉम के और मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ। तो जो DUET जितने कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखता है वो बीकॉम ऑनर्स, सिंपल बीकॉम, BMS, BBA, BBE, ये 5 तरीके की चीज़ें यहाँ पे ये ऑफ़र करते हैं। इनके अंदर भी ये क्या ऑफ़र करते हैं और इनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे, अब उनके ऊपर हम आते हैं। सो मैं उसी पेज पे डायरेक्ट आ गई हूँ। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का 58 नंबर पेज है। यहाँ पे अब हम देखेंगे कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो देखो स्पेसिफिक मेंशन किया गया है, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, बीकॉम ऑनर्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको वहाँ की DU की स्पेसिफिक वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बाकी बीकॉम ऑनर्स में आप सबको पता ही होगा कि DU क्या क्या ऑफ़र करता है। इसके लिए CUET के एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी वो अब आपको यहाँ पे देखनी है। बट उससे पहले ये चीज़ रह गई थी, इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए बताया है कि सबको इस वाली वेबसाइट से अपना एडमिशन रजिस्ट्रेशन करना है samrat.ac.in से। और यहाँ पे कुछ कॉमन क्राइटेरिया रखे हुए हैं, जैसे इन्होंने DU ने कुछ लिस्ट दी है, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जो पहली लिस्ट है लिस्ट A, इसके अंदर जो सेक्शन A की पार्ट 1 और पार्ट 2 की जितनी लैंग्वेज थी 20 + 13 23 लैंग्वेज, वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है लिस्ट 1। लिस्ट B क्या है, यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक वाले जो सेक्शन B है उसके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, B1 लिस्ट और B2 लिस्ट, ये अलग अलग हैं, ध्यान से देखना, B1 लिस्ट एंड B2। अब मैं एक एक का नाम नहीं ले रही, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब मैं वहाँ पे चल रही हूँ जहाँ पे हमें अभी देखना है क्या क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। उससे पहले यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों आप लोगों को स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेक कर लेना है कि जैसे डिमांड की हुई है लिस्ट B1 के सब्जेक्ट, B2 के सब्जेक्ट, तो स्पेसिफिक आपको उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना रहेगा। ठीक है, और जो मेरिट है वो इसी B1 और B2 लिस्ट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की जाएगी। सेक्शन C में अपना जो जनरल टेस्ट है उसका एज सच यहाँ पे कोई सिलेबस मेंशन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जनरल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। मेन जो बात थी वो थी सेक्शन A और सेक्शन B के, जिसके अंदर लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक रीज़न थे, तो उसका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स से करना है तो ऑनर्स के लिए जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का वो ये रहेगा, कैंडिडेट को अपीयर होना होगा CUET के कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता है, या तो उसकी मर्जी है कॉम्बिनेशन 1 में दिया हुआ है
कि कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए जो अभी मैंने आपको शो की थी, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी होगी। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश ले ली, ठीक है। मैथ्स यहाँ पे कंपलसरी है, मैथ्स के लिए कोई चॉइस नहीं है, तो इंग्लिश प्लस मैथ फॉर द बीकॉम ऑनर्स, प्लस में यहाँ पे एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम द लिस्ट B1। आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, 2 सब्जेक्ट, बट उसमें से एक सब्जेक्ट आपका लिस्ट B1 में होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल एक तो उन्होंने कंडीशन रखी थी कि बच्चों की जिस सब्जेक्ट में क्लास 12th है वही उनको चूज़ करना है CUET में। तो आप बीकॉम ऑनर्स के हो, फॉर एग्जांपल आपके पास अकाउंट्स था, तो आपने इंग्लिश मैथ्स कंपलसरी है, इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। एक आपने अकाउंट्स ले लिया जो कि आपके क्लास 12th में भी था और आपके यहाँ पे जो लिस्ट B1 है उसके अंदर भी मेंशन है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट है कि आपको हिस्ट्री लेना है, ये मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, आपको हिस्ट्री लेना है तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट एक होना चाहिए B1 के अंदर, दूसरी आपकी चॉइस है। और आप दूसरा मान लो इकोनॉमिक्स यहाँ पे ले सकते हो। तो ये 2 कंपलसरी हैं, ये एक B1 से होना चाहिए, एक आपकी मर्जी का सब्जेक्ट यहाँ पे चलेगा। काफ़ी सिंपल चीज़ है, सीधी बात, नो बकवास, यही सिस्टम है। ये आप या तो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो या फिर आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो कोई भी एक लैंग्वेज, अगेन सेक्शन ए से, मतलब आपने इंग्लिश ले ली, या फिर आपका अकाउंट्स कंपलसरी हो जाएगा और आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो B1 में से, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हो जिसमें से एक सब्जेक्ट B1 में से होना चाहिए लिस्ट में से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी इंग्लिश और अकाउंट कंपलसरी हो गई, आपने मैथ्स ले लिया B1 में से, एक आपने अगेन इकोनॉमिक्स ले लिया। तो कॉम्बिनेशन 2 क्या है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में है इंग्लिश एंड मैथ कंपलसरी, और प्लस में यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो जिसमें से एक सब्जेक्ट B1 में होना चाहिए। कॉम्बिनेशन 2 ये है, इंग्लिश और अकाउंट्स कंपलसरी है जिसके अंदर आप दूसरा जो 2 सब्जेक्ट है उनमें से एक आपका B1 लिस्ट में होना चाहिए। ये चॉइस क्यों दी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने कॉमर्स के अंदर मैथ सब्जेक्ट नहीं लेते, इस वजह से यहाँ पे ये चॉइस दी है। और फिर ऐसे बच्चों को जिनको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है, उनका अगर वो इन दोनों कॉम्बिनेशन को भी लेते हैं तो जिस कॉम्बिनेशन में उनके अच्छे स्कोर हैं वो वाला कंसिडर किया जाएगा उनके एडमिशन प्रोसीजर के लिए, ठीक है। तो लिस्ट मैंने आपको शो कर दी थी, एक बार मैं फिर से शो कर देती हूँ सो दैट आगे आने वाले प्रोसीजर को आप फिर से अच्छे से समझ पाओ। देखो ये थी अपनी लिस्ट, इसके अंदर लैंग्वेज थी, लैंग्वेज की लिस्ट ये है। स्क्रीनशॉट पहले नहीं लिया था तो अभी ले लो, सो दैट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर घूमना ना पड़े, ठीक है। इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेनी कंपलसरी है। प्लस में अगर आप मैथ वाला कॉम्बिनेशन लेते हो तो यहाँ पे B1 लिस्ट, B2 आपके लिए नहीं है, B1 लिस्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे अकाउंटेंसी ले लिया, ठीक है, रेस्ट दूसरा सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, मैथ आपका कंपलसरी रहेगा। B2 सेकंड कॉम्बिनेशन लोगे तो उसमें इंग्लिश और अकाउंट कंपलसरी रहेगा। सेकंड मान लो आपने यहाँ से बिजनेस स्टडीज़ आपका सब्जेक्ट ले लिया और अलग से आप मैथ्स ले सकते हो। तो ऐसे आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप क्या लेना चाहते हो, आपके दोनों सब्जेक्ट इस लिस्ट में आ भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना। तो ये तो बात थी बीकॉम ऑनर्स में अगर एडमिशन लेना है तो क्या होगा। अब बात आती है कि मैम कितने कॉलेज हैं। तो देखो बच्चों, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे कॉलेज की, 55 कॉलेज हैं DU के अंडर जो कि बीकॉम ऑनर्स करवाते हैं। यहाँ पे इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है ना, काउंसलिंग एंट्रेंस होने के बाद एक फॉर्म आता है और उसमें आपसे चॉइस फिल करवाई जाती है कि आप DU में या कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। उस टाइम आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो इसमें आप कौन सी कैटेगरी के हो, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्टेड लिस्ट भी दी हुई है। तो उस लिस्ट में आपका मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको लेना है एडमिशन आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में और आप हो OBC कैटेगरी के, तो यहाँ पे 34 सीट्स हैं। माइनॉरिटी में ब्लैंक क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि कुछ कॉलेज जिनको माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर किया गया है बस उसी में माइनॉरिटी की लिस्ट है। जैसे बीकॉम ऑनर्स फॉर द माइनॉरिटी कैटेगरी है, माता सुंदरी कॉलेज के अंदर है, एंड यहाँ पे है श्री गुरु गोविंद वाले कॉलेज में है, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में है। ये 4 कॉलेज हैं जो कि माइनॉरिटी को कंसिडर करते हैं, बाकी किसी दूसरे कॉलेज के अंदर माइनॉरिटी के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको
कितनी सीट कौन सी कैटेगरी में है उसकी लिस्ट भी आपको मिल गई है, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको सिंपल बीकॉम करना है तो फिर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और कितने कॉलेज रहेंगे। तो अगेन यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन जो बच्चों को लेना है वो 2 चॉइस है, या तो उनको एक लैंग्वेज लेनी होगी लिस्ट ए से, कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने होंगे B1 लिस्ट से, और कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा आइदर B1 और B2 लिस्ट से। मतलब यहाँ पे उनको पहले वाले में क्या था, एक मान लो इंग्लिश लैंग्वेज थी, एक उन्होंने सब्जेक्ट को मेंशन ही कर दिया था, मान लो मैथ्स, 2 अलग से सब्जेक्ट थे, मतलब एक लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट। यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया है, यहाँ पे बच्चों की चॉइस रहेगी कि एक मान लो उन्होंने इंग्लिश ले ली, एक 2 सब्जेक्ट उनको B1 लिस्ट से लेने हैं, मान लो उन्होंने मैथ और अकाउंट्स ले लिया, और एक सब्जेक्ट उनको या तो B1 लिस्ट से ही ले सकते हैं या B2। अगर उनको लगे कि कोई सब्जेक्ट B2 में नहीं है, B1 में ही है, जैसे मैथ और अकाउंट था प्लस में बिजनेस स्टडीज़, ये भी B1 लिस्ट में था, तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन वहाँ से ले सकते हो। कॉम्बिनेशन 2 के लिए क्या रहेगा, या तो आप ये चॉइस रख सकते हो, या फिर आप कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए से, अगेन इंग्लिश ले लिया मैंने, और कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो आप, या तो B1 से या B2 से, और एक सब्जेक्ट मान लो आपने ले लिया मैथ्स, और प्लस में यहाँ पे रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। आपको यहाँ पे अगर डोमेन स्पेसिफिक तीनों आपके अच्छे नहीं है, आपकी रीजनिंग, आपकी एबिलिटी, अवेयरनेस ये अच्छा है, तो आप जनरल टेस्ट के ऊपर स्विच कर सकते हो। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि जैसे कि ये दोनों कॉम्बिनेशन काफ़ी डिफरेंट हो गए हैं तो इनकी वेटेज भी काफ़ी अलग जाएगी। तो अब यहाँ पे बच्चे ये नहीं बोल सकते कि मेरे तो इतने नंबर आए हैं, कॉम्बिनेशन 2 वाले कितने आए हैं, तो वो किसको क्या प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो DU खुद अपने हिसाब से डिसाइड करेगा, क्योंकि दोनों पोर्शन के सब्जेक्ट्स अलग हैं, दोनों की वेटेज अलग है। और बीकॉम DU के अंडर इतने 44 कॉलेज हैं, ये कॉलेज बीकॉम को करवाते हैं, और यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से लिस्ट दी हुई है कि कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेके आप सेव रख सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर जाना है, ओके। फिर हम बात आते हैं कि अगर आपको BMS करना है, BMS के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एक लैंग्वेज लेनी होगी लिस्ट ए से, मान लो इंग्लिश ले लिया, मैथ्स कंपलसरी है यहाँ पे, और सेक्शन 3 CUET का कंपलसरी है। मतलब इन बच्चों के पास कोई चॉइस नहीं है, इंग्लिश मैथ प्लस में जनरल टेस्ट ये इनको देना ही होगा, और इसी के स्कोर के बेसिस पे BMS में एडमिशन होगा, जिसके अंदर 9 कॉलेज हैं DU के जो इस कोर्स को कंडक्ट करवाते हैं, जिनकी सीट्स यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। फिर बात आती है कि अगर आपको BBA करना है FIA, तो उसमें क्या कंडीशन है। उसके अंदर भी कंडीशन यही है सेम BMS वाली, लिस्ट ए से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा, मैथ्स लेना होगा, और जनरल टेस्ट, ये चीज़ें उन बच्चों के लिए कंपलसरी रहने वाली है, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में BBA को करवाते हैं, ओके। फिर आता है BBE बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया है, उसके अंदर भी सेम ही क्राइटेरिया है, लिस्ट ए से एक सब्जेक्ट मैथ्स प्लस में सेक्शन 3 ये बच्चों को लेने होंगे, और इसके अंदर भी ये सारे कॉलेज हैं जिसके बारे में उनको यहाँ से वो स्टडी कर सकते हैं। तो ओवरऑल पूरी अपने वीडियो का जो कंक्लूजन है वो क्या निकला है, बीकॉम ऑनर्स, सिंपल बीकॉम, BBA, BMS, एंड इसके अलावा अभी ये क्या था, मैं इसको हटाऊंगी तो हट जाएगा। चलो एक और चीज़ थी यहाँ पे मेरे ध्यान नहीं आ रही, तो इसमें 2 कॉम्बिनेशन थे, इसमें भी अगेन 2 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लास्ट में जो 3 चीज़ें थी सब में तो जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश मान लो एक लैंग्वेज प्लस में मैथ, यही चीज़ कंपलसरी है। बीकॉम के अंदर जो 2 चॉइस है उसके अंदर एक सब्जेक्ट या फिर 4 डोमेन, एक तो लैंग्वेज या फिर 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, या फिर एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट प्लस में जनरल एप्टीट्यूड ले सकते हो। बीकॉम ऑनर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे इनको एक लैंग्वेज या फिर मैथ प्लस में 2 सब्जेक्ट, या फिर एक लैंग्वेज अकाउंट्स प्लस में 2 सब्जेक्ट। आई होप जितने भी बच्चों को, कॉमर्स वालों को कन्फ्यूज़न चल रहा था कि उनके लिए क्या क्या होने वाला है, क्या उनको करना है, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर इन बच्चों को कोई और डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो सो दैट आपका काम इजी हो जाए, और या फिर
जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है उस पर आप खुद विजिट करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये है कि आपको प्रिपरेशन करनी है अपने रीजंस की और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, तो अनअकैडमी पे अभी 70% ऑफ चल रहा है CUET के क्रैश कोर्स के ऊपर, जिसका इनिशियली प्राइस 10,000 था। अभी आपको 4,000 में चीज़ें मिल जाती 60% ऑफ पे, बट मेरा रेफरल कोड पूजा 1010 अगर यूज़ कर लोगे वहाँ पे तो आपको पूरा का पूरा कोर्स 3600 में मिल जाएगा। पूरा कोर्स कहने का मतलब है वहाँ पे जो सेक्शन ए एंड सेक्शन सी है इसका कॉम्बिनेशन में कोर्स चल रहा है 3600 पे, और जो सेक्शन बी है डोमेन स्पेसिफिक इसका अलग से 3600 का कोर्स चल रहा है। बट बच्चों को ये है कि सेक्शन ए बी सी तीनों का कॉम्बिनेशन में अगर प्रिपरेशन करना है तो 6500 में कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है अनअकैडमी पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं फर्दर डिटेल्स उनके साथ शेयर कर दूंगी। सो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।